हेलो एंड वेलकम टू एलियस। आज हॉट टॉपिक की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है लव जिहाद लॉ बाय यूपी गवर्नमेंट। तो वैसे तो ये लव जिहाद जो दिया गया है टर्म, ये अलग अलग प्रेस में और अलग अलग एक्टिविस्ट ने दिया है। जो इस कानून का जो नाम है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको लास्ट तक देखिएगा, आपको आई होप अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। पहले तो हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इज़ कि यूपी कैबिनेट ने अभी एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया था। वो ऑर्डिनेंस ये था, नाम था उसका विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, या फिर इंग्लिश में इसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस। अनलॉफुल टर्म यहाँ पर बहुत ध्यान रखना है, इसी पे सारे खेल हो जाने हैं। हैज़ बीन मेड ए लॉ इन यूपी लेजिस्लेचर। तो ये ऑर्डिनेंस पास किया, फिर उसके बाद में जब लेजिस्लेचर असेंबल हुई तो उन्होंने ये टेबल पे किया, मतलब गवर्नमेंट ने टेबल किया इस ऑर्डिनेंस को, और वहाँ पर ये पास हो गया, गवर्नर की असेंट फाइनली मिल गई। तो फिर ये जो है ये अब लॉ बन चुका है प्रॉपरली, ठीक है। ऑर्डिनेंस और एक्ट में आपको डिफरेंस पता होगा। जब लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होती हैं, पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, तो प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास में ये पावर होती है कि वो किसी ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट करे, मतलब कि वो एक लॉ की तरह ही होता है, लेकिन वो तब तक काम करता है जब तक लेजिस्लेचर्स असेंबल नहीं हो रही हैं। जैसे ही लेजिस्लेचर्स असेंबल होती हैं तुरंत ही इसको एक्ट बना दिया जाता है, इसको टेबल किया जाता है 6 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इस मतलब कि 42 डेज़ के अंदर, 42 दिन के अंदर रखा जाता है, और तब इसको पास होना होता है। अगर नहीं किया जाता है तो ये लैप्स हो जाएगी 6 हफ्ते के बाद में, और अगर लेजिस्लेचर ने पास कर दिया है तो ये एक्ट बन जाएगा, पास नहीं किया है तो ये एक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर कभी क्वेश्चन आए, स्पेशली जो PCS मीन्स 2020 लगा हुआ है आपका, इसमें क्वेश्चन आए तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में अगर आप पूरा नाम डालेंगे, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस 2020, इसको लॉ बना दिया गया है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन, तो आपके मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। प्रोविजंस की बात करते हैं हम। मेन प्रोविजंस क्या हैं? सबसे पहला प्रोविज़न ये है कि अगर कोई मैरिज सिर्फ इस इंटेंशन से हुई है कि गर्ल्स का जो रिलीजन है वो कन्वर्ट करना है, तो ऐसी मैरिज नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। नल एंड वॉइड का मतलब शून्य डिक्लेयर कर दी जाएगी, उस मैरिज का कोई मतलब नहीं होगा। आपको इस से एक और लॉ याद आना चाहिए, वो था मुस्लिम विमेन बिल या मुस्लिम विमेन एक्ट, जो ट्रिपल तलाक एक्ट था वो, कि अगर किसी ने ट्रिपल तलाक दिया है तो वो भी मैरिज, वो जो ट्रिपल तलाक है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई इस लॉ को वायलेट करता है तो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। 10 साल की नहीं, 10 साल तक की। ब्रेकअप कैसे हुआ है इस चीज़ का, कि अगर कोई नॉर्मल केस है, मतलब कि ऐसा जहाँ पर शादी किसी ने ऐसा काम किया है किसी बंदे ने और पहली बार किया है या कुछ भी, तो उसको 1 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फिर 15,000 का फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। अगर कोई वुमन जिसके साथ ये हुआ है, मतलब जिसके साथ में अगर कोई विक्टिम जो है वो SC या ST कम्युनिटी या फिर माइनर है, तो उसको 3 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है और 25,000 का फ़ाइन हो सकता है, ठीक है। अगर मास कन्वर्जन का केस पुलिस को मिल रहा है, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम कर रही है कि मास कन्वर्जन कर रही हो, तो उसमें वहाँ पर जेल टर्म तो 3 से 10 साल की होगी, फ़ाइन 50,000 तक का लगेगा, और रजिस्ट्रेशन जो है वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन का कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई कन्वर्जन, इसका मतलब ये है कि अगर कोई कन्वर्जन फोर्सिबल है, मतलब कि जो लेडी है, और यहाँ पर ही अनलॉफुल टर्म याद रहेगा, ठीक है, आएगा इम्पॉर्टेंट प्ले में, कि अगर
जो कन्वर्जन हुआ है वो फोर्सिबल होना चाहिए वहाँ पर, मतलब जो विक्टिम है या जो वुमन है, जो गर्ल है, उसका कंसेंट ना हुआ हो या फिर उसे इस बात का अंदाज़ा ना हो कि ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है, उसके साथ में फोर्सिबल होना चाहिए, या फिर चीटिंग के थ्रू, एट्रॉसिटी के थ्रू हो रहा है ऐसा कोई काम, तो उस ऑफेंस को कॉग्नाइजेबल ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल। कॉग्नाइजेबल का सिंपल सा मतलब ये है कि पुलिस के पास में ये पावर होगी, अथॉरिटी होगी कि वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सके और बिना कोर्ट की प्रायर परमिशन के वो उसको इन्वेस्टिगेशन इस बंदे पे या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन पे स्टार्ट कर सके, ठीक है। ट्राइबल कहाँ होगा? ट्राइबल होगा सेशंस कोर्ट में। सेशन कोर्ट क्या होता है? सेशंस कोर्ट एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट का पार्ट होता है, और वहाँ पर जब क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाता है तब उसे सेशंस कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। तो सेशंस कोर्ट में बैठता कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही बैठता है, ओके। अब एक मेन इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये प्रोविज़न की है, ठीक है, जहाँ पर आपको अनलॉफुल अगेन इम्पॉर्टेंट प्ले में आएगा, ठीक है। विधि विरुद्ध जो टर्म यूज़ किया गया है उसके लिए आएगा कि अगर किसी को रिलीजन चेंज करना है, ठीक है, तो उस पर मनाही तो है नहीं। अगर किसी को रिलीजन चेंज करना है तो फिर उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में 2 महीने पहले, ठीक है। 2 महीने पहले आपको एक एप्लीकेशन सबमिट करना होगा उस गर्ल को, और फिर जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस पर साइन मार देगा तब फिर वो उस बंदे का, उस लोग, मतलब वो जो गर्ल होगी उसका रिलीजन चेंज हो जाएगा। तो मतलब कि वो एक लीगल प्रोसेस हो गया, एक लॉफुल प्रोसेस हो गया, ठीक है, जहाँ पे कन्वर्जन जो है, रिलीजियस कन्वर्जन, वो लीगली हो रहा है। लेकिन अगर ये काम इलीगल हो रहा है तो फिर ये प्रोविजंस आएंगे। इसीलिए टर्म यूज़ किया गया है लॉ में अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन। रिलीजियस कन्वर्जन पे बैन नहीं हुआ है, बट अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन पे बैन हुआ है, ठीक है। मतलब कि उस पर एक लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू एक प्रिवेंशन, एक प्रोहिबिशन लगाया गया है। ये हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस। अगर आपको ये जो जेल टर्म के ये जो टर्म्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये याद नहीं रहते हैं तो कोई बात नहीं, मेन आपको ये याद होना चाहिए कि जेल टर्म जो है वो 10 साल तक की हो सकती है, प्लस फ़ाइन लग सकता है। अगर आप इतना भी याद रखेंगे तो भी इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। लेकिन ये प्रोविज़न और ये प्रोविज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, 3 प्रोविज़न, क्योंकि ये 3 प्रोविज़न से ही जो है कम्यूनल और नॉन कम्यूनल इशू हो सकता है, ठीक है। तो अब आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन एक आपके मन में आना चाहिए कि क्या ये एक्चुअली में लव जिहाद जो टर्म यूज़ किया जा रहा है वो एक्चुअली है भी कि नहीं। सो लेट अस मूव इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस एक्ट या फिर दिस लॉ। तो पहला तो सिग्निफिकेंस यही है कि अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन्स जो हो जाते हैं, जो गर्ल्स के साथ में बिना उनके अवेयरनेस होने के, हमें ये पता है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो काफ़ी कम है, प्लस जो अवेयरनेस है गर्ल्स की, विमेन की इंडिया में, वो ऑलरेडी कम है, ठीक है। अगर हम थोड़ा रीजनल अर्बन एरियाज़ में ना जाकर सब अर्बन एरियाज़ या फिर गांव के इलाकों में जाएं तो वहाँ तो अवेयरनेस सच में कम है, तो वहाँ पर ये धोखाधड़ी, फ्रॉड के केसेस बहुत होते हैं, ठीक है। तो फिर अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है और फिर जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं उन पे वो कम हो जाएंगी, ठीक है। जो ट्रेचरी होती है रिलीजियस कन्वर्जन में गर्ल्स थ्रू इंटरफेथ ये कम होगा, और विमेन स्पेशली जो SC/ST कम्युनिटी हैं उनको जस्टिस इंश्योर किया जाएगा। ये तीनों ही बातें जो मिनिस्टर थे जिन्होंने ये बिल पास किया, जो ये बिल टेबल किया था, ऑर्डिनेंस टेबल किया था लेजिस्लेचर में, वो बोला था। तो ये सिग्निफिकेंट तो है, इम्पॉर्टेंट तो है, बिकॉज़ ये फैक्ट हम नहीं डिनाई कर सकते हैं। इवन यूपी की जो स्टेट लॉ कमीशन थी उसने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे केसेस बताए थे और एक बिल रखने की बात करी थी। हम आते हैं कंसर्न्स पे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो क्रिटिकली एनालाइज आ सकता है और नहीं भी आता है तो भी आपको एक पिंच ऑफ सॉल्ट पे देखना चाहिए कि कितना हद तक ये लॉ सही है। तो पहले तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 25
जो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो आर्टिकल 25 है ये तो हमें कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस टू प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड प्रोफेस रिलीजन। हमारे पास में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रिलीजियस कन्वर्जन का भी प्रावधान इस एक्ट में, इस फंडामेंटल राइट में है, बट ऑफ कोर्स ज़बरदस्ती कोई कन्वर्जन ना हो, ल्योरिंग ना हो किसी तरह की, ये भी इसमें एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप कैसे इस बात पे डिफरेंशिएट करोगे, स्पेशली जो पुलिस है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिस्क्रिशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, उसको डिस्क्रिशन की पावर दे रहे हो कि ये जो आर्टिकल, ये जो रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हुआ है या फिर ये एक्चुअली में रिलीजियस कन्वर्जन है, ठीक है। तो इट इज़ समहाउ गोइंग अगेंस्ट दिस फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 25। दूसरा, हमने देखा कि मजिस्ट्रेट के पास में पावर होगी, और यहाँ फिर से वही आर्टिकल 25 के अगेंस्ट हुआ है ये वाला प्रावधान जो हमने देखा अनलॉफुल का, ये जो हमने सेकेंड प्रोविज़न की बात करी थी, लास्ट प्रोविज़न की, कि एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। जब आर्टिकल 25 में ये लिखा हुआ है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने कॉन्शियंस से रिलीजन में, दूसरे रिलीजन में, तो फिर ये मजिस्ट्रेट को 2 महीने एडवांस में एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोविज़न क्यों, वाई? सो देर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। आप एक एक्सेसिव पावर दे रहे हो मजिस्ट्रेट को कि वो ये काम करे, वो डिसाइड करे कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन होगा ये सच है कि नहीं। वो अपना हो सकता है कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या फिर कुछ डिस्क्रिशन से गलत डिसीजन ले सके, या फिर गर्ल्स के ऊपर एक अलग तरह का बर्डन क्रिएट हो सकता है रिलीजन कन्वर्जन में, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्जन में, ठीक है। आप उनके कहीं ना कहीं ये विमेन की जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं पे हिंडर हो रही है। तीसरी एक प्रॉब्लम है जो यहाँ नहीं लिखी हुई है बट वेरी इंटरेस्टिंग, मैरिज जो है, और ये ट्रिपल तलाक बिल जब एक्ट बना था तब भी ये प्रॉब्लम हमने देखी थी उस टाइम पर। तो ये सेम तरह की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैरिज और मैरिज से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो सिविल सूट में आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, सिविल सूट में आते हैं, मतलब सिविल केस बनता है, ठीक है। जब ये सिविल केस है तो आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे चला सकते हो, ठीक है। आपने जो ये प्रोविजंस बनाए हैं, नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल, जेल टर्म, फ़ाइन, ये सब तो क्रिमिनल केसेस में लगते हैं, ठीक है, सॉरी फ़ाइन नहीं, फ़ाइन सिविल केसेस में लगते हैं, ठीक है, लेकिन जेल टर्म ये क्रिमिनल केस में लगता है। नॉन बेलेबल, कॉग्नाइजेबल, ट्राइबल, ये सब जो है ये क्रिमिनल केसेस में लगता है। तो जब मैरिज एक सिविल केस है तो आप उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे चला सकते हो, ठीक है। इसी से लगता हुआ कि जब मैरिज ही आपने बाय लॉ नल एंड वॉइड क्रिएट कर दी है तो फिर क्रिमिनल केसेस चलाने का फ़ायदा भी क्या, राइट। यही सेम जो फ्लॉ आया था जब ट्रिपल तलाक एक्ट बना था, उसमें भी आया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने लॉ को या फिर उस मैरिज को, उस ट्रिपल तलाक को, उस जो प्रोक्लेमेशन किया है मेल ने फीमेल के लिए तलाक़ बिद्दत से, तो वो ही जब नल एंड वॉइड हो गया है तो फिर क्रिमिनल केसेस लगाने का फ़ायदा ही नहीं। मतलब मैरिज तो इंटैक्ट रहेगी। जब मैरिज इंटैक्ट है तो आप फिर हस्बैंड को जेल क्यों भेज रहे हो। सेम हियर एज वेल कि आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे चला सकते हो जब एक सिविल केस है, ठीक है। तो दीज आर दी कंसर्न्स, ठीक है। आप कंक्लूजन में एक हेल्दी कंक्लूजन लिख सकते हो कि जो प्रॉब्लम है वो फोर्सिबल, ट्रेचरी, चीटिंग, इन सबको रोकने के लिए तो है, लेकिन डिस्पाइट दिस फैक्ट हमें ये भी ध्यान देना होगा कि फंडामेंटल राइट्स किसी भी इंसान के, किसी भी पर्सन के वायलेट ना हो। आप एक हेल्दी कंक्लूजन, मिडवे का कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो। इफ़ यू डू, प्लीज़, थैंक यू सो मच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।